मेरे पति ने मुझे 15 साल बाद कूड़े की तरह सड़क पर फेंक दिया। न पैसे, न घर, न कुछ भी। बस एक पुरानी सूटकेस, भीगता हुआ साड़ी का पल्लू और उसके आखिरी शब्द दिमाग में गूंजते रहे, 30 मिनट में निकल जाओ, वरना गार्ड्स को बुलाऊंगा। मैं गेट के बाहर खड़ी थी। बारिश मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हुआ, जैसे मेरी जिंदगी पर भी ताला लग गया हो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरी पर्स में पड़ी एक पुरानी कार्ड से उसकी पूरी प्लानिंग जलकर राख हो जाएगी। मैं फुटपाथ पर पत्थर की बेंच पर बैठ गई। मुंबई की रात थी, ट्रैफिक की आवाज़, हॉर्न, गाड़ियों की लाइटें और मैं, बस एक औरत जिसे अभी अभी उसके अपने पति ने घर से निकाल दिया था। मेरा गला सूख गया, हाथ कांप रहे थे। मुझे खुद पर तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। आगे कहानी बताने से पहले आपसे एक छोटी सी बात कहूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ज़रा चेक कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। दिल्ली से, मुंबई से, दुबई से या किसी छोटे गांव से। आपका एक कमेंट हमें बता देता है कि हमारी कहानियाँ कितनी दूर तक पहुँच रही हैं। चलिए अब वापस उस रात पर चलते हैं जब मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हमारी ऊंची, चमकती हुई बिल्डिंग, लोअर परेल की एक लग्जरी सोसाइटी, जहां 15 साल से मैं मिसेज आर्यन मेहता बनकर रहती थी। आज उसी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अनजान औरत हूँ। थोड़ी देर पहले तक मैं सोच रही थी, बस घर जाऊंगी, नहाऊंगी और सो जाऊंगी। इंदौर से 12 घंटे की बस और ट्रेन की जर्नी करके आई थी। 3 हफ्ते मैं अपनी बीमार माँ के पास रही थी, जो स्ट्रोक के बाद बिस्तर पर थी। मैंने तो सोचा था कि आर्यन मुझे देखकर खुश होगा, शायद गले लगा लेगा, पूछेगा, मीरा कितनी थक गई होगी ना। लेकिन जब मैंने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो चाबी ही नहीं घुस रही थी। पहले तो मैंने सोचा शायद लॉक में कुछ दिक्कत है। मैंने 2-3 बार और कोशिश की, फिर डोरबेल दबाई। दरवाज़ा खुला। सामने आर्यन खड़ा था। वही महंगा वाइट शर्ट जो मैंने ही उसे बर्थडे पर गिफ्ट की थी, लेकिन आज उस शर्ट के कॉलर पर गहरे लाल लिपस्टिक का निशान था। वैसा रंग मैं लगाती ही नहीं थी। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में कोई अपनापन नहीं था। तुम आ गई? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। चाबी काम नहीं कर रही, तुमने ताला बदलवा दिया क्या? मैंने हांफती हुई आवाज में पूछा। हाँ, बदल दिया। उसने बिल्कुल सीधा जवाब दिया, जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो। मैं कुछ बोल पाऊं उससे पहले अंदर से एक लड़की की हंसी की आवाज आई, खुलकर, बेफिक्री से हंसती हुई आवाज। आर्यन, कौन है? अगर दूध वाला है तो बोलो कल आना। वो लड़की बेडरूम से बाहर आई और उसे देखकर तो कुछ सेकंड के लिए मेरी सांस ही रुक गई। वो मेरी ही कॉटन नाइटी पहने हुई थी, जो मैं हर रविवार को पहनती थी। मेरे ही घर में, मेरे ही कपड़ों में। वो मुझसे आधी उम्र की लग रही थी, शायद 24-25 साल। लंबे खुले बाल, हाथ में महंगा फ़ोन, नाखूनों पर चमकदार नेल पेंट। मैंने उसे पहले भी देखा था, सोशल मीडिया पर। वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी जो रोज़ महंगे कैफ़े, मालदीव की फ़ोटो और लग्जरी लाइफस्टाइल की रील्स डालती थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मेरी सफ़र में सिकुड़ी हुई सलवार, बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें। फिर हल्का सा स्माइल किया, पर वो मुस्कान मीठी नहीं, जहरीली थी। ओह, ये होंगी आपकी पुरानी वाइफ? उसने इतने कैजुअल टोन में कहा जैसे मैं कोई पुराना फर्नीचर हूँ। पुरानी वाइफ? मेरे कानों में जैसे किसी ने बम फोड़ा हो। आर्यन, ये क्या बोल रही है? ये यहाँ क्या कर रही है? ये मेरी नाइटी में क्यों है? आर्यन ने गहरी सांस ली, जैसे उसे ये सीन बनाने में बड़ी तकलीफ हो रही हो। मीरा, अब टाइम आ गया है कि तुम सच्चाई सुनो, उसने शांत लेकिन कटाव भरी आवाज में कहा। हम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। क्या मतलब खत्म? मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी लग रही थी। मैं तो अभी इंदौर से आई हूँ। माँ की तबीयत के लिए मैं गई थी। तुमने खुद कहा था जितने दिन ज़रूरत हो रह लेना। मैंने बस ये सब शांति से रखने के लिए बोला था, वो बोला। सच ये है कि तुम सालों से वहीं की वहीं हो मीरा। तुमने खुद को अपडेट ही नहीं किया।
तुम सिर्फ घर, किचन और मम्मी पापा तक सीमित हो गई हो। मैं ग्रो कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे मेरे लेवल की पार्टनर चाहिए जो मेरे लाइफस्टाइल को समझे। उसने बिना शर्म के उस लड़की की तरफ देखा जो अब फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल कर रही थी, जैसे ये ड्रामा उसके लिए नॉर्मल हो। अदिति अंडरस्टैंड्स मी, उसने कहा। वो मेरी तरह है, सोशल, मॉडर्न, प्रेजेंटेबल। कब से चल रहा है ये? मेरे मुंह से अपने आप निकला। करीब 9 महीने से, वो बोला, जैसे कोई मौसम का अपडेट दे रहा हो। डोंट बी ड्रामेटिक मीरा, ये होने ही वाला था। तुमने भी तो महसूस किया होगा कि बीच में डिस्टेंस आ चुका था। मैंने महसूस किया था, पर इस तरह नहीं सोचा था। मैं हर सुबह उसकी चाय बनाती रही, उसका टिफ़िन पैक करती रही, उसकी माँ के लिए दवा का डिब्बा तैयार करती रही, और वो उसी समय किसी और के साथ नई जिंदगी की प्लानिंग कर रहा था। ठीक है, मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला, तो कम से कम मुझे अंदर आने दो। मेरी बाकी चीज़ें तो लेने दो। तुम्हारे ज़्यादातर कपड़े पैक करवा दिए हैं, उसने कहा। गार्ड अभी नीचे सूटकेस रख देंगे। बाकी जो भी था, वैसे भी पुराना कबाड़ था, फेंक दिया। मेरे गले में कुछ अटक गया। और हमारा जॉइंट अकाउंट, मेरी सेविंग, जो भी था। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो ही मुस्कान जो कभी मुझे बहुत पसंद थी, आज जहर लग रही थी। मीरा, रियलिटी फेस करो। पिछले 10 साल से तुम्हारी कोई इनकम नहीं थी। तुमने सब छोड़कर सिर्फ घर संभालने का फैसला किया। अकाउंट में जो भी पैसा था, वो मेरा कमाया हुआ था। और हाँ, मैंने सब ट्रांसफ़र करवा लिया है। लीगल है, मैंने अच्छे से चेक किया है। अगर कोर्ट जाना है, जाओ। वकील की फीस भरने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, वो कहाँ से लाओगी? उसकी बातों में सिर्फ क्रूरता नहीं थी, एक तरह का मजाक भी था, जैसे वो मेरे टूटे हुए हाल पर अंदर ही अंदर हंस रहा हो। तभी लिफ्टमैन ऊपर आया। मैडम, आपका सूटकेस, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मुझे देखकर उसकी आंखों में दया भी थी और शर्म भी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। आर्यन ने सूटकेस मेरे तरफ सरका दिया। तुम्हारे पास 30 मिनट हैं, उसने घड़ी देखते हुए कहा। फिर मैं सिक्योरिटी को बोल दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा। शायद कहने के लिए बचा क्या था। मैं सूटकेस को खींचते हुए कॉरिडोर से गुजरी, वो कॉरिडोर जिसमें मैंने सैकड़ों बार दीवारों पर पेंटिंग बदली, दिए सजाए, दिवाली की लाइटें लगाईं। आज मुझे लगा जैसे हर दीवार मुझ पर हंस रही हो। ग्राउंड फ्लोर पर गार्ड्स ने नज़रें झुका लीं। माफ़ करना मैडम, हेड गार्ड ने फुसफुसाकर कहा। साहब ने सख्त ऑर्डर दिया है। आपकी गलती नहीं है। मैंने किसी तरह मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ कांप रहे थे। सोसाइटी के बड़े कांच वाले गेट मेरे पीछे बंद हो गए और मैं सचमुच बाहर थी, एकदम बाहर। बारिश तेज हो चुकी थी। मेरे पास छाता नहीं था। मैंने सड़क के किनारे एक पत्थर की बेंच पर सूटकेस रखकर बैठने की कोशिश की, पर पत्थर भीग चुका था। फिर भी वहीं बैठ गई। अब मैं जाऊं कहाँ? माँ के पास वापस इंदौर जाऊं? वहाँ तो खुद दवाइयों का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। किसी फ्रेंड के घर? 15 साल में मैंने कौन सा दोस्त बचाया था? सबको धीरे धीरे आर्यन की पसंद नापसंद के हिसाब से छोड़ती चली गई। मैंने कांपते हाथ से अपना फ़ोन निकाला। बैटरी 7%। मैंने बैंक की ऐप खोली। जॉइंट अकाउंट बैलेंस 0। दूसरा छोटा अकाउंट जिसमें शादी से पहले की मेरी थोड़ी सी सेविंग थी, वो भी 0। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में घूंसा मार दिया हो। तो ये होता है जब तुम सब कुछ किसी और के नाम कर देती हो, दिमाग के अंदर से एक आवाज़ आई। मैं सोचती थी प्यार मतलब भरोसा, भरोसा मतलब सब कुछ शेयर करना। पर आज समझ में आया कि भरोसा अगर सिर्फ एक तरफ से हो तो वो भरोसा नहीं, बेवकूफ़ी है। मैंने पर्स खोला। कुल मिलाकर 800 रुपये थे। कुछ नोट, कुछ सिक्के। इतनी बड़ी सिटी में ये पैसे कितने दिन चलेंगे? शायद 2 दिन, वो भी अगर बहुत बचत करूँ तो। सड़क के दूसरे कोने पर एक छोटा सा चाय वाला था। मैं वहाँ गई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि और करूँ क्या। भैया, एक कटिंग चाय, मैंने कहा। चाय वाले ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद मेरे भीगे कपड़े, फूली आंखें और साथ में सूटकेस देखकर उसे भी समझ में आ गया होगा कि कुछ गड़बड़ है। पहले बैठ जाइए बहन जी, उसने एक स्टूल आगे खिसका दिया। मैंने चाय का पहला घूंट लिया तो लगा जैसे पूरे दिन में पहली बार कुछ गर्म चीज़ पेट में जा रही हो।
तभी पास वाली टेबल पर बैठी दो औरतों की बात कान में पड़ी। मैंने अपनी बेटी से साफ बोल दिया। एक कह रही थी, शादी करो ठीक है, पर अपनी जॉब कभी मत छोड़ना। आजकल का टाइम है, किसी पर भी फुल डिपेंडेंट होना बहुत रिस्की है। दूसरी बोली, सही कह रही हो, मेरी कजिन के साथ भी ऐसा ही हुआ। पति ने सब प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई, फिर दूसरी शादी के लिए उसे ही घर से निकाल दिया। अब कोट कोट भटक रही है। मैंने चाय के कप को कसकर पकड़ लिया। ये बातें जैसे मेरे लिए ही थीं, पर अफसोस मैंने ये सब पहले क्यों नहीं सुना। चाय खत्म करके मैंने पर्स फिर से खोला। हो सकता है कहीं कोई पुराना नोट, कोई भूला हुआ पैसा हो। वही वाली उम्मीद जो आदमी पूरी तरह टूटने से पहले तक छोड़ता नहीं। पर्स की सबसे अंदर वाली चेन में मुझे एक पुराना फटा सा फोटो रखा मिला, पापा का। वो मुस्कुरा रहे थे। उनके पीछे उनकी छोटी सी किराना दुकान दिख रही थी, जो इंदौर में हमारे घर के नीचे थी। फोटो के पीछे किसी प्लास्टिक जैसी चीज़ का किनारा दिखा। मैंने निकाल कर देखा, एक पुराना हल्का सा उखड़ा हुआ प्लास्टिक का कार्ड। हेरिटेज कोऑपरेटिव बैंक, इंदौर ब्रांच लिखा था। मेरी याद 15 साल पीछे चली गई। शादी से एक दिन पहले पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। कागज़ों से भरी अलमारी, पुराना पंखा और पापा का थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में चमक। मीरा, उन्होंने बहुत गंभीर आवाज़ में कहा था, ये एक अकाउंट का कार्ड है। ये कोई आम सेविंग अकाउंट नहीं है। ये तेरे लिए मेरा इमरजेंसी लाइफ जैकेट है। कितने पैसे हैं इसमें पापा? मैंने हंसकर पूछा था। 10-20 हज़ार, उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा था। बस इतना समझ ले कि अगर कभी जिंदगी में तू बिल्कुल अकेली, बिल्कुल खाली हाथ महसूस करे, तो ये कार्ड तुझे वापस खड़ा कर सकता है। पर एक बात याद रखना, इसे तब तक मत छूना जब तक सचमुच तू डूबती हुई महसूस न कर रही हो। इसे ऐसे समझ जैसे पानी में डूबते समय आखिरी ट्यूब। मैंने तब बात को हल्के में लिया था। सोचा था पापा इमोशनल हो रहे हैं, शादी का मौका है तो ज़्यादा सोच रहे हैं। उसके बाद वो कार्ड मैंने पर्स की उसी चेन में रख दिया और आज तक कभी निकाला ही नहीं। अब इस भीगी हुई रात में फुटपाथ की बेंच पर बैठे बैठे मुझे पहली बार लगा शायद मैं सचमुच डूब रही हूँ। क्या सच में इसमें कुछ होगा? मैंने खुद से फुसफुसाया। या ये भी बस मेरी तरह खाली हो चुका होगा? मैंने फ़ोन निकाला, गूगल मैप खोला। हेरिटेज कोऑपरेटिव बैंक की शाखा, एक छोटा सा पिन जियो पर चमका। दादर ईस्ट, 2.3 किलोमीटर, सुबह 10 बजे खुलता है। घड़ी में रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। कहीं जाने के लिए मेरे पास ना घर था, ना होटल के लिए पैसे। मैंने सोचा अगर मैं अभी किसी लॉज में कमरे के लिए 600-700 रुपये दे दूं, तो कल बैंक पहुंचने से पहले ही मैं फिर खाली हो जाऊंगी। मैंने निर्णय लिया, आज की रात मैं जैसे तैसे निकाल लूंगी। सुबह पहली बस पकड़कर सीधे बैंक जाऊंगी। मैं वापस उस फुटपाथ वाली जगह पर गई जहां थोड़ी छत निकली हुई थी। सूटकेस को तकिया बनाकर दीवार से टेक लगाई, दुपट्टा अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। हर कुछ मिनट बाद कोई गाड़ी रुकती, कोई आदमी देखता, पर मैं अपनी जगह पर जमी रही। बारिश धीरे धीरे हल्की फुहार में बदल गई। सड़क पर कुत्ते कहीं दूर भौंक रहे थे। एक नाइट ड्यूटी वाला पुलिस वाला पास से गुजरा। उसने मुझे देखा पर कुछ नहीं बोला। शायद उसे भी रोज ऐसे कई चेहरे दिखते होंगे। नींद आंखों में थी, लेकिन डर दिल में था। अगर कोई मेरा सूटकेस छीन ले गया तो? अगर कोई बदमाश आ गया तो? पर मेरे पास और ऑप्शन भी तो नहीं था। किसी तरह रात कटी, ठंड, मच्छर, डर, सबके बीच। बस एक ही चीज़ मुझे पकड़े हुए थी, पापा का वो कार्ड। सूरज की पहली हल्की किरण बस स्टॉप के पीछे की दीवार पर पड़ी तो मुझे समझ में आया कि रात सचमुच बीत चुकी है। मैंने जकड़ी हुई टांगें सीधी की, चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे, बाल बांधे और ऑटो ढूंढने निकल पड़ी। दादर ईस्ट हेरिटेज बैंक के पास चलोगे? मैंने एक ऑटो वाले से पूछा। उसने मुझे देखा, फिर सूटकेस देखा, फिर बोला, बैठिए दीदी। ऑटो में बैठते ही मैंने कार्ड को एक बार फिर हाथ में लिया। उसके कोनों का प्लास्टिक घिस चुका था, पर उस पर लिखे मेरे नाम मीरा शुक्ला के अक्षर साफ दिख रहे थे। दिल में दो आवाज़ें चल रही थीं। एक कह रही थी, कुछ नहीं होगा, सब खाली होगा, इमोशनल होने से पैसे नहीं आते।
दूसरी कह रही थी, तेरे पिता ने कभी आधा अधूरा काम नहीं किया। अगर उन्होंने कहा है कि ये लाइफ जैकेट है तो कुछ तो होगा। मैं खुद नहीं जानती थी किस आवाज़ पर भरोसा करूं। ऑटो रुक गया। सामने एक पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसके बोर्ड पर लिखा था हेरिटेज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दादर ईस्ट ब्रांच। ये कोई फैंसी ग्लास वाला मॉडर्न बैंक नहीं था। पुराने ज़माने का पेंट, लोहे की ग्रिल, अंदर ट्यूबलाइट की हल्की सफ़ेदी। लेकिन आज मुझे वही सबसे बड़ा मंदिर लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली, सूटकेस को साइड में रखकर अंदर कदम रखा। काउंटर पर बैठे एक मिडिल एज आदमी ने चश्मे के ऊपर से मुझे देखा। जी मैडम, मैंने कांपते हाथ से कार्ड आगे बढ़ाया। ये बहुत पुराना अकाउंट है, मुझे बैलेंस चेक कराना है, पिन याद नहीं है, मैंने धीरे से कहा। वो कार्ड को घूर कर देखने लगा, जैसे उसने ऐसा कार्ड बहुत कम देखा हो। ये तो बहुत पुराना मॉडल है मैडम, शायद 20 साल पहले का, उसने कहा। आपके पास आधार या कोई आईडी है? मैंने झट से अपना आधार कार्ड आगे कर दिया। उसने सिस्टम में कुछ टाइप किया, फिर स्क्रीन को घूरने लगा। पहले उसके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन था, फिर वो बदलने लगा। पहले भौहें चढ़ीं, फिर आंखें हल्की सी बड़ी हो गईं। उसने एक बार मुझे देखा, फिर स्क्रीन, फिर कार्ड, फिर अचानक से खड़ा हो गया। मैडम, ज़रा 1 मिनट रुकिए, उसने कहा। मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। मेरा दिल अचानक तेज़ी से धड़कने लगा। क्यों? अकाउंट बंद हो गया है? कार्ड ब्लॉक है? या पापा के किसी कर्ज की वसूली होनी है? दिमाग अंदर ही अंदर भागने लगा। कुछ ही सेकंड में एक 50-52 साल के आदमी बाहर आए। सफ़ेद होती दाढ़ी, फॉर्मल शर्ट, गले में टाई और उनकी नेम प्लेट पर लिखा था ब्रांच मैनेजर राजीव खन्ना। उन्होंने कार्ड अपने हाथ में लिया, मेरी आईडी देखी, फिर बहुत ध्यान से मुझसे पूछा, आप मीरा शुक्ला जी हैं? स्वर्गीय अशोक शुक्ला जी की बेटी? मेरे गले में कुछ अटक गया। जी हाँ, पर कोई प्रॉब्लम है क्या? उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखा। उस नज़र में न दया थी, न तिरस्कार, कुछ और था। उन्होंने धीरे से कहा, मैडम, कृपया मेरे केबिन में आइए, हमें आपसे प्राइवेट में बात करनी होगी और जितनी जल्दी हो सके। मैंने सूटकेस का हैंडल पकड़ा और उनके पीछे पीछे चलते हुए छोटे से केबिन में पहुंच गई। दरवाज़ा बंद हुआ। बाहर की बैंक की हलचल की आवाज़ हल्की पड़ गई और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ये कार्ड शायद सिर्फ कुछ 1000 रुपये का नहीं है, लेकिन ये कार्ड सच में क्या था? एक वरदान या कोई नया तूफान? ये मुझे अभी तक नहीं पता था। बस इतना पता था कि मेरी जिंदगी, जो कल तक पूरी तरह ख़त्म लग रही थी, आज किसी मोड़ पर खड़ी है और आगे क्या होने वाला है ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। मैनेजर साहब ने दरवाज़ा बंद किया, मुझे सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद मेरी तरफ थोड़ा झुककर बोले, मीरा जी, घबराइए मत, पहले गहरी सांस लीजिए। मैं सच में कांप रही थी। पूरी रात सड़क पर थी, पेट में ठीक से खाना नहीं था, ऊपर से ये सारा टेंशन। मैंने एक लंबी सांस ली, पानी का गिलास उठाया, घूंट भरकर वापस टेबल पर रखा। अब प्लीज़ सीधा बताइए, मैंने कहा, अकाउंट में प्रॉब्लम है क्या? पापा ने कोई लोन लिया था क्या? कोई केस वेस? उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अकाउंट कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आप इसे अच्छी खबर ही मानिए। बस बात थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं खुद आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैंने हैरान होकर पूछा, अच्छी खबर? मेरी जिंदगी तो अभी पूरा गड्ढे में गई है, अच्छी खबर कहाँ से आ सकती है? उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन अपनी तरफ घुमाई, कुछ पासवर्ड डाले, फिर उसे मेरी तरफ थोड़ा मोड़कर बोले, ये देखिए, ये वही अकाउंट है जो आपके पिताजी ने आपके नाम से खोला था, हेरिटेज कोऑपरेटिव बैंक में, करीब 23 साल पहले। स्क्रीन पर बहुत सारे नंबर थे। मैं वैसे ही मैथ्स में वीक थी, ऊपर से दिमाग पहले से ही भरा हुआ था, तो पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया। पर जैसे ही मेरी नज़र आखिरी लाइन पर गई, मेरे होश उड़ गए। इतने ज़ीरो, ये कितने पैसे हैं? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर धीरे धीरे बोला, कुल मिलाकर फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और सेविंग अकाउंट जोड़कर लगभग 12 करोड़ रुपए। मुझे सच में लगा
मेरी कुर्सी हिल गई। 12 करोड़! मैंने इतनी बड़ी रकम सिर्फ न्यूज़ में सुनी थी या फिल्मों में। ये मजाक है क्या? मेरे मुंह से निकल गया। मेरे पापा के पास तो इंदौर की छोटी सी किराना दुकान थी। वो बार बार पैसे जोड़कर ही मेरी शादी कर पाए थे। 12 करोड़ कहाँ से आए? मैनेजर साहब ने बहुत शांति से कहा, मीरा जी, आपके पिताजी ने सिर्फ दुकान नहीं चलाई, उन्होंने बहुत समझदारी से छोटी छोटी रकम सही जगह पर लगाई। जब बाकी लोग सोने की स्कीम, चिट फंड या दिखावे पर पैसा उड़ा रहे थे, वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ये जो आप अभी नंबर देख रही हैं, ये 20-25 साल की लगन और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का रिजल्ट है। मुझे याद आया, पापा रात में अक्सर अखबार में बिजनेस पेज पढ़ते थे। मैं मजाक उड़ाती थी, पापा आप भी ना बड़ी कंपनी वाले नंबर क्यों देखते रहते हो? आप तो बस हमारी गली की दुकान चलाते हो। वो हंसकर कहते थे, किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले नंबर समझने पड़ते हैं बिटिया। जो आज छोटा है वो कल बड़ा भी हो सकता है। और आज मुझे समझ आ रहा था कि वो क्या बोलते थे, लेकिन ये सब तो मुझे कभी बताया ही नहीं। मैंने थरथराती आवाज़ में कहा। उन्होंने छुपाया क्यों? मैनेजर साहब ने दराज से एक मोटा पुराना लिफाफा निकाला। उस पर मेरे पापा की साफ हिंदी में लिखावट थी, मेरी बेटी मीरा के लिए सिर्फ ज़रूरत के वक्त खोलना। उन्होंने लिफाफा दोनों हाथ से पकड़कर बहुत इज्जत से मेरी तरफ बढ़ाया। ये लिफाफा उन्होंने यहाँ जमा किया था। उन्होंने कहा था, जब भी उनकी बेटी ये कार्ड एक्टिव करेगी और सिस्टम दिखाएगा कि उसकी बाकी पर्सनल अकाउंट्स में बैलेंस लगभग ज़ीरो है, तब ये लिफाफा देना है। ये भी कहा था, उसे उस दिन इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी। मेरे गले में हुक सी उठी। पापा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन लगता था वो आज भी मेरे पास बैठे हैं। मैं कुछ सेकंड तक लिफाफे को बस देखती रही, फिर उसे धीरे से खोला। अंदर कई पन्ने थे। सबसे ऊपर एक लेटर था, पापा के हाथ से लिखा हुआ। मैंने कांपती उंगलियों से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी मीरा, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रही है तो इसका मतलब या तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ या फिर तू किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। दोनों ही हालात में मैं चाहता हूँ कि तू ये बात याद रखे। तू कमज़ोर नहीं है, तू बस थकी हुई होगी, डर गई होगी, लेकिन अंदर से तू हमेशा मजबूत रही है। मैंने बचपन में जो गरीबी देखी है, तूने नहीं देखी। मैंने अपने माँ बाप को दूसरों के सामने झुकते देखा है, सिर्फ इसीलिए कि घर में राशन नहीं था। मैंने अपनी चाची को ये कहते सुना है कि अगर उनके पास अपना पैसा होता तो वो उस आदमी के साथ एक दिन भी न रुकती जो रोज़ उन्हें गाली देता था। उसी दिन मैंने तय किया था, मेरी बेटी कभी किसी के सामने सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं झुकेगी। वो कभी किसी मर्द के रहम ओ करम पर नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने ये अकाउंट बनाया। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। शब्द धुंधले हो रहे थे। मैंने पन्ना थोड़ा दूर करके फिर पढ़ना जारी रखा। तू शायद सोच रही होगी, मैंने तुझसे ये सब छुपाया क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई तेरे पैसे देखकर तुझसे शादी करे। मैं चाहता था कि तू दिल से फैसला करे, जेब देखकर नहीं। मैंने ये भी नहीं चाहा कि तू इस भरोसे पर बैठ जाए कि पापा है ना कुछ दे ही देंगे। इसलिए मैंने तुझे सिर्फ इतना बताया कि ये इमरजेंसी लाइफ जैकेट है। अब अगर तू ये पढ़ रही है तो इसका मतलब है तू उस हालत में पहुंच गई है जहां ये लाइफ जैकेट तेरे काम आएगी। बिटिया, ये पैसे तेरी बदला लेने की ताकत नहीं है, ये तेरी नई जिंदगी शुरू करने की ताकत है। बदला लेने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद खड़े होना। मर्द बदलते रहेंगे, दुनिया बदलती रहेगी, पर अगर तूने खुद में निवेश करना सीख लिया तो कोई तुझसे तेरी इज्जत, तेरी पहचान नहीं छीन पाएगा। एक बात और, अगर कभी शादीशुदा जिंदगी में तू ऐसा महसूस कर कि तेरे साथ गलत हो रहा है, तुझे दबाया जा रहा है, तेरा हक छीना जा रहा है, तो पहले भागकर रो मत। पहले शांत दिमाग से सोच, सबूत संभाल, अपने हक के बारे में सीख और फिर सही जगह खड़े होकर लड़। तू अकेली नहीं होगी, तेरे पीछे मेरा आशीर्वाद और ये पैसा होगा। तू अगर ये सब समझ पाई तो विश्वास कर, मैं जहाँ भी रहूँगा मुस्कुरा रहा होऊंगा। तेरा पापा, अशोक शुक्ला।
मैं वहीं कुर्सी पर बैठी रोती रही। आज पहली बार मुझे समझ आया कि असली सेफ्टी दीवारों, बड़ी बिल्डिंग, महंगी कार से नहीं आती। वो आती है अपने नाम के अकाउंट, अपने दिमाग और अपने फैसलों से। मैनेजर साहब ने मुझे टिश्यू बढ़ाया। आप शांति से रो लीजिए मीरा जी, ये खुशी के आंसू भी हैं और सालों का दर्द भी। दोनों का निकलना ज़रूरी है। मैं थोड़ा संभली, चेहरा पोंछा। तो अभी इस अकाउंट से मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने पूछा। उन्होंने प्रोफेशनल टोन में समझाना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज़ में इंसानियत थी, सिर्फ बैंक वाला रवैया नहीं। देखिए, आपके पिताजी ने अकाउंट में एक खास क्लॉज लगवाई थी। ये पैसा एकदम से उड़ा देने के लिए नहीं है। उन्होंने यहाँ लिखा है कि मुख्य रकम कभी पूरी निकालना मत। हमेशा ऐसा प्लान करना कि ब्याज और ग्रोथ से ही ज़्यादातर खर्च हो। यानी अगर आप होशियारी से प्लान करें तो ये पैसा आपको ज़िंदगी भर सिक्योरिटी दे सकता है, बिना मूलधन छुए। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मतलब मुझे भी उनकी तरह सीखना पड़ेगा कि पैसा कैसे संभालना है। बिल्कुल, उन्होंने कहा। और मैं आपको सलाह दूंगा, आप फाइनेंशियल प्लानर से मिलिए, बेसिक फाइनेंस का कोर्स करिए, या कम से कम समझिए कि म्यूचुअल फंड, एफडी, बचत, इंश्योरेंस, ये सब क्या होता है। आप चाहें तो मैं किसी भरोसेमंद कंसल्टेंट का नंबर भी दे सकता हूँ। ये सिर्फ पैसे वाली बात नहीं है, ये आपकी आज़ादी की बात भी है। आज तक मैंने पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ समझा था, या डरने की चीज़। आज पहली बार लग रहा है ये मेरी ढाल भी बन सकता है। उन्होंने सिर हिला दिया। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, उन्होंने कहा। आपके पास इस वक्त खाने रहने के लिए कुछ भी नहीं है, सही? मैंने झेमकर हाँ कहा। तो सबसे पहले हम आपके लिए तुरंत थोड़ी कैश निकासी करेंगे। आपके पिताजी ने लिखा है, जब वो पहली बार इस अकाउंट को इस्तेमाल करे तो उसे इतना पैसा ज़रूर दें कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए बिना अपना पहला कदम खुद रख सके। सच कहूँ, मेरा दिमाग अभी भी 12 करोड़ के झटके में था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कितने निकालने ठीक रहेंगे? मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग लूँगी, मैंने झिझकते हुए कहा। वो हल्का सा मुस्कुराए। 12 करोड़ वाली अकाउंट के लिए 5-10 हज़ार भी कुछ नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, एकदम से बहुत ज़्यादा कैश निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मान लीजिए 1-1.5 लाख रुपये निकाल लेते हैं। इससे आप अच्छा सा रूम ले सकती हैं, नए कपड़े, थोड़ा खाना, थोड़ा आराम, और सबसे ज़रूरी एक अच्छा वकील। वकील? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ मीरा जी, वो बोले। आपके पति ने जो किया है वो सिर्फ नैतिक तौर पर नहीं, कानूनी तौर पर भी गलत है। भारत में पत्नी के हक होते हैं, स्त्रीधन, मेंटेनेंस, साझा संपत्ति में हिस्सा। घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं होती, आर्थिक शोषण भी घरेलू हिंसा का हिस्सा है। ये सब आप किसी अच्छे फैमिली लॉ वकील से समझिए। अब जब आपके पास अपना पैसा है, आप डरकर पीछे हटने के बजाय मजबूती से खड़ी हो सकती हैं। मेरे दिमाग में कल की रात घूम गई जब मैं भीगती हुई सड़क पर बैठी सोच रही थी कि मैं किसके पास जाऊं। लेकिन अगर मैं कोर्ट जाऊंगी तो वो लोग मुझे और ज़्यादा बदनाम नहीं करेंगे? कहेंगे पैसे के लिए लड़ रही हूँ, लोभी हूँ। औरतों को तो वैसे भी जल्दी जज कर देते हैं, मैंने डरते हुए कहा। उन्होंने बहुत शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो अपना हक मांगती है वो लोभी नहीं होती। जो चुपचाप सब सह लेती है वो महान नहीं, बस डरी हुई होती है। आप बस ये याद रखिए, आप जो भी मांगेंगी वो भीख नहीं होगी, आपका हक होगा, और हक लेने में शर्म नहीं होती। उनके ये शब्द मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गए। कई सालों से मैं खुद को ही कम आंकती रही थी। शादी के बाद तो जैसे मैं मीरा से बस आर्यन की वाइफ रह गई थी। क्या मैं आपसे एक और मदद मांग सकती हूँ? मैंने हिम्मत करके पूछा। ज़रूर, उन्होंने कहा। क्या आपके पास किसी भरोसेमंद फैमिली लॉ की महिला वकील का नंबर है? मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी हो जो मेरे जैसे केस समझती हो, जो मुझे सिर्फ पेपर नहीं, इंसान की तरह भी देखे। वो कुछ सोचकर बोले, हाँ, मेरे एक पुराने क्लाइंट हैं, उनकी बेटी नैना
देशमुख हाईकोर्ट की फैमिली लॉ स्पेशलिस्ट है, खासकर जहां पति ने आर्थिक रूप से दबाने की कोशिश की हो। मैं उनका नंबर आपको दे सकता हूं और चाहे तो आपका नाम लेकर उन्हें मैसेज भी कर सकता हूं। कृपया करिए, मैंने तुरंत कहा। मुझे कल तक लगता था मेरे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, पर अब लग रहा है शायद मैं भागने के बजाय खड़ी हो सकती हूँ। उन्होंने कैश विड्रॉल फॉर्म निकाला, मुझे साइन करने के लिए दिया। मैंने कांपते हाथ से अपना नाम लिखा। उन्होंने पर्सनल केयर दिखाते हुए पूछा, आपके पास अभी रहने का कोई इंतज़ाम है? मैंने सिर हिला दिया, नहीं, कल रात तो बस स्टॉप पर ही बैठी थी। किसी तरह रात कटी। उनके चेहरे पर हल्का सा दुख आया, पर उन्होंने दया के बजाय समाधान दिया। दादर के पास एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है, वहाँ मेरी दूर की रिश्तेदार वार्डन है। जगह साफ सुथरी, सिक्योर, रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं। मैं चाहूँ तो उनसे बात कर सकता हूँ। जब तक आप स्थायी कुछ प्लान करें, आपको कम से कम इज्जत के साथ रहने की जगह मिल जाएगी। मेरा दिल भर आया। आप तो मुझे जान भी नहीं थे, फिर भी इतना सब, मैंने कहना चाहा। उन्होंने बीच में ही रोक दिया। आपकी मदद मैं नहीं कर रहा, मीरा जी। आपके पिता कर रहे हैं। बस उनके पैसे और उनके प्लान के बीच में मैं पुल बन रहा हूँ। उन्होंने बहुत साफ लिखा था, मेरी बेटी को ऐसा लगना चाहिए कि वो अकेली नहीं है। वही पूरा कर रहा हूँ। कैश काउंटर से मुझे एक लिफाफे में पैसे मिले, पूरी तरह गिने हुए, रसीद के साथ। हाथ में वो लिफाफा लेकर अचानक मुझे लगा, दुनिया इतनी डरी डरी भी नहीं है जितनी रात को फुटपाथ पर बैठकर लग रही थी। मैनेजर साहब ने नैना मैम का नंबर कागज़ पर लिख कर दिया, साथ में उनका व्हाट्सएप भी। आप अभी हॉस्टल जाइए, फ्रेश होइए, थोड़ा आराम करिए, उन्होंने कहा। फिर दोपहर या शाम तक एक मैसेज कर दीजिए। मैं नैना जी को पहले ही आपकी सिचुएशन के बारे में बता दूंगा। और हाँ, आज से एक छोटा नोटबुक रखिए। कब क्या हुआ, कौन सी तारीख को, किसने क्या बोला, क्या क्या मैसेज भेजे, सब लिखिए। ये सब बाद में केस में काम आएगा। ये सिर्फ कहानी नहीं होगी, ये सबूत होंगे। बाहर निकलते हुए मैं हर स्टेप महसूस कर रही थी। कल जब मैं इस तरह चल रही थी तो लगता था दुनिया मुझ पर हंस रही है। आज भी लोग वही हैं, सड़क वही है, पर मेरे अंदर कुछ बदल गया था। बैंक के बाहर मैं थोड़ी देर रुककर आसमान की तरफ देखने लगी। बादल अभी भी थे, पूरी तरह साफ नहीं हुआ था, लेकिन उनमें से हल्की सी धूप झांक रही थी, जैसे मेरी जिंदगी में भी पहली पतली सी रोशनी दिख रही थी। मैंने फ़ोन निकाला। हॉस्टल का एरिया मैनेजर, जो मैनेजर साहब ने कॉल पर बात करवा दिया था, उनसे लोकेशन ली, ऑटो पकड़ा। हॉस्टल पहुंचकर जब मैंने अपना नाम, डिटेल्स लिखे तो पहली बार फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट वाली जगह खाली छोड़ने में मुझे शर्म नहीं आई। मैं जानती थी ये खाली जगह हमेशा के लिए खाली नहीं रहेगी। कमरे में पहुंचते ही मैंने सूटकेस को कोने में रखा, हल्का सा शावर लिया, साफ कपड़े पहने, शीशे में खुद को देखा। आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन चेहरा पूरी तरह हार चुका नहीं लग रहा था। मैंने पर्स से पापा की चिट्ठी फिर निकाली, ध्यान से एक फाइल में रखी और उस पुराने कार्ड को भी। फिर मोबाइल उठाकर नैना देशमुख को एक मैसेज टाइप किया, नमस्ते मैम, मैं मीरा शुक्ला, राजीव खन्ना हेरिटेज बैंक, दादर ने आपका नंबर दिया। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, जॉइंट अकाउंट खाली कर दिए हैं और कह रहे हैं कि मेरा कोई हक नहीं। मैं आपसे मिलकर अपनी सिचुएशन समझाना चाहती हूँ। क्या आज या कल आप मुझे थोड़ा समय दे सकती हैं? मैंने मैसेज भेज दिया। दिल धड़क रहा था। कुछ ही मिनट में उनका रिप्लाई आया, नमस्ते मीरा जी, मैंने आपके बारे में संक्षेप में सुना है। ये जो आपके साथ हुआ है वो सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत सारी औरतों के साथ हर दिन होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ औरतें चुप हो जाती हैं और कुछ खड़ी हो जाती हैं। अगर आप लड़ने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ हूँ। आज शाम 6 बजे मेरे ऑफिस आ सकती हैं? मैंने स्क्रीन पर लिखा पढ़ा और पता नहीं क्यों पहली बार दिमाग में खुद से पूछा, मैं कौन सी वाली औरत हूँ, चुप रहने वाली या खड़ी होने वाली? मैंने तुरंत लिख दिया, मैं 6 बजे आऊँगी। गूगल मैप पर उनके ऑफिस की लोकेशन चेक की, नोट कर लिया। बस अब शाम का इंतज़ार था। हॉस्टल के छोटे से बेड पर बैठकर मैंने नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया, कल
रात 8 बजे आर्यन ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉइंट अकाउंट, बैलेंस शून्य, सो कॉल्ड डिवोर्स की बात, हर चीज़, तारीख, समय के साथ। पापा की आवाज़ कान में गूंज रही थी, सबूत संभाल, भाग मत। सोचकर कदम उठा। शाम होते होते हल्की सी घबराहट फिर शुरू हो गई। कोर्ट कचहरी, वकील, तारीखें, इन सब के बारे में मैं कभी सोचती भी नहीं थी। मैं तो बस वही टिपिकल अच्छी बहू बनने की कोशिश करती रही थी जो लड़ाई से दूर रहकर सब समेटती है। अब पहली बार मुझे कोर्ट जाना होगा, अपने पति के खिलाफ खड़ी होना होगा, लेकिन साथ ही कहीं अंदर एक नई आग भी जल रही थी। इस बार अगर मैं चुप रही तो सिर्फ खुद के साथ नहीं, पापा के भरोसे के साथ भी गलत करूंगी। मैंने घड़ी देखी, बैग उठाया जिसमें नोटबुक, पापा की चिट्ठी, कुछ पुराने बैंक स्टेटमेंट्स की फ़ोटो और आर्यन के भेजे हुए कुछ पुराने मैसेज के स्क्रीनशॉट थे। मैं हॉस्टल के गेट से बाहर निकली और टैक्सी लेकर नैना मैम के ऑफिस की तरफ चल पड़ी। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा, केस जीतेगी या हारेगी, समाज क्या कहेगा, लोग कैसे जज करेंगे। बस इतना पता था कि आज के बाद मैं पहले वाली मीरा नहीं रहूंगी जो हर बात पर ठीक है बोल देती थी। और ये सोचकर भी अजीब सा सुकून आ रहा था, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि नैना देशमुख से मिलने के बाद ये लड़ाई सिर्फ मेरे हक की नहीं रहेगी, बल्कि आर्यन के सालों से छुपे काले खेल भी दिन की रोशनी में आने वाले हैं। टैक्सी जैसे ही नैना देशमुख के ऑफिस के बाहर रुकी, मेरा दिल थोड़ी तेज़ी से धड़कने लगा। ऑफिस एक पुरानी पर मजबूत बिल्डिंग में था। कोई दिखावा नहीं, कोई शीशे की चमक नहीं, बस एक साफ बोर्ड जिस पर लिखा था देशमुख एंड एसोसिएट्स, फैमिली लॉ स्पेशलिस्ट। इमारत देखकर ही महसूस हुआ ये जगह लड़ाई से नहीं डरती। मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए सोच रही थी कि यहाँ से मेरी जिंदगी किस दिशा में मुड़ेगी। एक तरफ पीछे मुड़कर देखने को कुछ नहीं था, ना घर, ना रिश्ता, ना सम्मान, और दूसरी तरफ पापा का लिखा हुआ वो लेटर जो मेरे दिल में हर कदम पर दोबारा ताकत भर रहा था। रिसेप्शन पर एक शांत सी लड़की बैठी थी। आप मीरा शुक्ला जी हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, मैंने कहा। मैम आपका इंतज़ार कर रही हैं, आप अंदर आइए। मैंने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। नैना देशमुख अपने बड़े लकड़ी के टेबल पर कुछ फाइलें देख रही थीं। उम्र करीब 40 के आसपास, बाल एक सख्त जूड़े में बंधे हुए, आंखों में असामान्य तेज। उन्होंने मुझे देखते ही चेयर की तरफ इशारा किया। मीरा जी, आइए, और पहले ये बता दीजिए आपको डर कितना लग रहा है और गुस्सा कितना। उनके सवाल पर मुझे खुद हंसी आ गई, असली राहत वाली हंसी। शायद हफ्तों बाद। दोनों बराबर, मैंने सच कहा। बहुत अच्छा, वो बोली। डर आपको सावधान रखेगा, गुस्सा आपको खड़ा रखेगा। अब शुरू कीजिए। आर्यन ने क्या किया? मैंने बिना रोए, बिना टूटे पूरी कहानी सुनाई। घर से निकालना, जॉइंट अकाउंट खाली करना, दूसरी औरत को घर में रखना, साबित करने की कोशिश करना कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने नोटबुक भी उनके सामने रख दी जिसमें मैंने सब टाइम डेट के साथ लिखा था। नैना मैम ने हर बात बहुत ध्यान से सुनी, कभी बीच में टोका नहीं। जब मैंने बात खत्म की, उन्होंने फाइल बंद की और बोली, मीरा सुनो, तुम सोच रही होगी कि तुम्हें सब कुछ खोना पड़ा है, पर सच यह है कि अभी असली खेल शुरू हुआ है, और इस बार खेल तुम्हारी शर्तों पर होगा। मैंने घबराकर पूछा, क्या मैं जीत सकती हूँ? उन्होंने मुस्कान रोकते हुए कहा, तुम्हारी जीत आधी तो अभी हो गई है, उस अकाउंट की वजह से। क्योंकि आर्थिक दम हो तो आदमी खड़ा रहता है, बाकी आधी जीत मेरी जिम्मेदारी है। पर आर्यन तो बोलता है कि सब प्रॉपर्टी उसके नाम है, कार, फ्लैट, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी मुझे नहीं मिलेगा। नैना मैम एक सेकंड के लिए चुप रहीं, फिर बहुत शांति से बोली, जो पति पत्नी को घर से ऐसे निकाल देता है वो सिर्फ गलत नहीं होता, वो लापरवाह भी होता है, और लापरवाह लोग सबूत छोड़ते जाते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, कौन से सबूत? उन्होंने अपना टैबलेट उठाया, कुछ नोट्स स्क्रॉल किए, फिर कहा, मैंने आपके पति के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करवाया है। मीरा, तुम्हें यह जानकर झटका लगेगा, पर तुम्हारा पति सिर्फ बेवफा नहीं, बल्कि काफ़ी चालाक आदमी है। उसने सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं की, उसने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं जो क्लियर नहीं हैं। मेरा दिल फिर से डूबा।
मतलब वो कहीं और निवेश करता है। नैना मैम ने धीरे से कहा, मीरा, हो सकता है तुम्हारा पति सिर्फ धोखेबाज पति नहीं बल्कि धोखेबाज इंसान भी हो, और ऐसे लोग अक्सर अपने पाप छुपाने में गलती कर बैठते हैं। मैं सन्न रह गई। क्या आर्यन केवल मुझे ही नहीं औरों को भी धोखा दे रहा था? अगर यह सच है, मैंने धीरे से कहा, तो क्या मुझे डरना चाहिए? उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, डरना नहीं, सावधान रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब तुम आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हो, यानी तुम्हें दबाया नहीं जा सकता। फिर उन्होंने एक बड़ा कदम बताया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हम सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एप्लीकेशन डालेंगे, और सुनो, आर्थिक शोषण भी वायलेंस माना जाता है। पति को पत्नी को घर से निकालने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हम मांग करेंगे रहने की जगह, खर्च, मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर। मैंने सुना और लगा जैसे कोई मेरे अंदर बैठा डर टूटता जा रहा है। फिर मैंने पूछा, फिर हम उसके छुपे हुए पैसे और निवेश की खोज करेंगे। ऐसा आदमी कभी सिर्फ एक जगह पैसा नहीं रखता, वो कई जगह फैलाकर रखता है, और अगर उसने एक भी गलत काम किया है, हम सब खोल कर रख देंगे। मैंने पहली बार अपने हाथ जोड़कर कहा, मैम, मैं बदला लेने नहीं आई हूँ। मैं बस अपना हक चाहती हूँ, बस इतना कि मैं खुद को संभाल सकूं। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, और यही वजह है कि तुम जीतोगी, क्योंकि जो औरत बदला नहीं बल्कि इज्जत ढूंढती है, वो कभी हारती नहीं। उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। रिसेप्शन वाली लड़की अंदर आई और बोली, मैम, आपको देखकर लगेगा नहीं कि ये इतनी जल्दी होगा, पर आर्यन मेहता अभी बाहर रिसेप्शन में खड़ा है। मेरे हाथ तुरंत ठंडे हो गए। क्या? मैं दहशत में फुसफुसाई। लड़की बोली, वो कह रहा है वो मीरा मैम से बात करना चाहता है। आवाज़ काफ़ी तेज़ है। मैं कुर्सी में सिमट गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। दुनिया में हर तरह का डर मैंने झेला था, पर उसके सामने खड़े होने का डर सबसे बड़ा था। नैना मैम बहुत शांत थी। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और बोली, यह अच्छा है। मैं हैरान, अच्छा, वो यहाँ आकर हंगामा करेगा? मीरा, उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, कानून में एक नियम है, जो आदमी डरता है वही सबसे पहले ऑफिस के बाहर आकर चिल्लाता है। इसका मतलब है उसे पता चल चुका है कि तुम अकेली नहीं हो। पर मैं उससे मिलना नहीं चाहती, मैंने घबराकर कहा। तुम्हें मिलना भी नहीं है। उन्होंने इंटरकॉम उठाया, उसे बाहर ही रोको, मीरा मेरे ऑफिस से नहीं निकलेगी। अगर वो चिल्लाए तो सिक्योरिटी बुला लो। फिर उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर कहा, ये पल तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा नहीं है, ये उसकी परीक्षा है। उसे दिखने दो कि जिस औरत को वो कमज़ोर समझता था, वो आज वकील के ऑफिस में बैठी है। बाहर से आर्यन की आवाज़ें अंदर तक आ रही थीं। मीरा, बाहर आओ। हमारे बीच की बातें किसी वकील के आगे क्यों लेके जा रही हो? मेरी सांस रुक रही थी। नैना बोली, तुम चुप रहो, आज उससे एक भी शब्द मत बोलना। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा पहला वार है। एकदम उसी पल आर्यन ने दरवाजे पर जोर की ठक ठक की। मीरा, मुझे पता है तुम अंदर हो, बाहर आओ। मैं डर के मारे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। नैना उठी, दरवाजे के पास गईं और बिना खोले बोली, मिस्टर मेहता, यह लॉ ऑफिस है। चिल्लाने से आपको सिर्फ नुकसान होगा। आपकी पत्नी ने कानूनी संरक्षण मांगा है। अब सारी बातचीत कोर्ट और वकीलों के जरिए ही होगी। मीरा आज आपसे नहीं मिलेगी। आप वापस जाइए। बाहर एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर आर्यन बोला, मीरा, तुमने मेरे खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। नैना ने दरवाजे से हटते हुए फुसफुसाकर कहा, और इसी वाक्य ने हमें पहला सबूत दे दिया, धमकी का। मेरे पैरों में जैसे अब ताकत लौट रही थी। आर्यन कुछ देर खड़ा रहा, फिर भारी कदमों से जाता हुआ महसूस हुआ। मैंने पहली बार गहरी सांस ली। नैना मेरे सामने वापस आकर बैठी। याद है मीरा? उन्होंने कहा। मैंने कहा था कि डर और गुस्सा दोनों चाहिए। अभी तुम्हें डर नजर आ गया, अब गुस्सा जगाने की बारी है। चलो काम शुरू करते हैं। उसने अपने सामने फाइल खोली और बोली, कल सुबह 10 बजे हम अदालत में उसका पहला नोटिस दायर करेंगे। मैंने धीरे से कहा, मैम, क्या मैं सच में जीत पाऊंगी? उन्होंने मेरी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तुम जीत चुकी हो मीरा। आज तुम पहले कदम के लिए आई हो। बाकी लड़ाई हम दोनों मिलकर पूरी करेंगे। मैंने आंखें बंद की। पापा की आवाज़ फिर आई, बेटा,
लाइफ जैकेट तुझे बचाने के लिए नहीं, तुझे खुद तैरना सिखाने के लिए है। मैंने आंखें खोली और पहली बार महसूस किया, अब मैं डूबने नहीं वाली, अब मैं तैरने वाली हूँ। और सिर्फ तैरने नहीं, आगे बढ़ने वाली हूँ।